अच्छा, या हम ये कह सकते हैं जो शहर है वो परजीवी है जो कि गांवों के शरीर पर पल रहे हैं। अभी राजस्थान विधानसभा है, मानसून सत्र हमारे चल रहा है। जी सर। इसमें कुछ बिल पास हुए। जी सर। तो कौन कौन से बिल पास हुए, उसकी ब्रीफ हाईलाइट 2 या 3 लाइन में। गांव जो होता है उसकी मूल क्या विशेषता होती है, जो शहरों से उसको अलग करती है सर, यानी उसकी जीवंत विशेषता बतानी है गाँव में। ग्राम विकास, किस किस तरीके से हम ग्राम विकास कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज बैठिए। थैंक यू मैम। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए। मैम, मैंने मेरी 10th और 12th मेरे गांव से ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन महाराजा महाविद्यालय जयपुर से कंप्लीट कर, और साथ ही यहीं से मैंने बीएड भी कंप्लीट की। और उसके बाद से मैं 12 अप्रैल 2023 से पंचायती राज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो आपके जीवन में गांवों का बड़ा महत्व है। जी मैम। और भारत गांवों का देश और भारत की आत्मा गांवों में रहती है। जी मैम। टिप्पणी कीजिए इस पर। मैम, ग्राम को एक तरह से अपन भारत की नींव माना जा सकता है, क्योंकि खेती से लगाकर जो कच्चा माल प्रोड्यूस करना, ये सभी ग्राम से उत्पादित होते हैं। और साथ में ग्रामीण जनसंख्या भारत में उच्च मात्रा में निवास करती है, और जो उद्योग और सेवा क्षेत्र भी है उनका रीढ़ की हड्डी एक तरह से ग्राम है। और इसी पर महात्मा गांधी ने एक कोट कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की पगडंडी किसान के खेत से होकर जाती है। हम ये कह सकते हैं जो शहर है वो परजीवी है जो कि गांवों के शरीर पर पल रहे हैं। मैम, शहर में जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं, पहला, और दूसरा यहाँ की इंडस्ट्री है शहरों की, उन सभी में रॉ मटेरियल खेती से ही उत्पादित होता है। लेबर भी तो गांवों से, लेबर भी, श्रमिक भी गांव से ही उपलब्ध होते हैं यहाँ पे। ये गांवों से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, जी मैम, है ना, उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं गांवों में? मैम, इसकी गांव में कई समस्याएं वर्तमान में बढ़ रही है। पहला, एक तो गांव खाली होते जा रहे हैं इसकी वजह से, और दूसरा, गांव में खेती को लोग कम तवज्जो देते हैं। जब शहरों में रोजगार की तरफ बढ़ते हैं तो गांव में खेत खाली हो जाते हैं, कई खेतों को दूसरे बंधुआ मजदूरों को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से खेती में कमी आती है। और तीसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन होता है गाँव में। और अच्छा, ये जो आपने सारे बताए, इकोनॉमिक ज्यादा एस्पेक्ट्स बताएं, इसके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होंगे, वो जी मैम। सोशल एस्पेक्ट में लोगों में मेल मिलाप और जुड़ाव में कमी आती है। और जो हमारी प्राचीन राजस्थान की संस्कृति रही है, जिसमें त्योहार, पर्व, लोक नृत्य, लोकगीत आदि गाँव की संस्कृति में विद्यमान रहते हैं, तो जब लोग शहर में आ जाते हैं तो ये सभी चीजों से कट जाते हैं, और तो संस्कृति को भी नुकसान पहुंचता है। शहरीकरण ने जो वृद्ध लोग हैं उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, बढ़ते शहरीकरण? जी मैम, पहला तो शहरीकरण जब बढ़ता है तो तकनीकी का समावेश ज्यादा होता है, तो वृद्ध लोग टेक से भी इतने होते नहीं है, इसकी वजह से उनमें समस्याएं आती है। दूसरी, वर्तमान में साइबर अटैक्स की समस्याएं बढ़ रही है, जिनमें वृद्धों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। और तीसरा, जब शहरीकरण बढ़ रहा है तो, और वृद्ध लोग ज्यादातर सामाजिक जुड़ाव में शुरू से रहे हैं, तो शहरीकरण की वजह से उनका सामाजिक अलगाव भी बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये जो सामाजिक अलगाव है, इसके आपने बड़े नुकसान बताए, इसके कुछ फायदे भी हैं, फायदे बता सकते हैं? मुख्यतः सामाजिक अलगाव के, एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है, व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले पाता है, और उसको समाज या फिर अन्य लोगों पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये मुख्य कारण मानता हूँ मैं। सर प्लीज। आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, ये ग्राम को क्या होता है, मतलब ग्राम किसको बोलते हैं? सर, एक राजस्व ग्राम के रूप में, एक जिसकी निश्चित जनसंख्या होती है और उसकी एक निश्चित राजस्व सीमा होती है, हम उसको ग्राम बोल सकते हैं। और उसमें किस तरह से विकास करते हैं आप? सर, ग्राम में विकास में मुख्यतः सड़क निर्माण, नाली, और उसमें स्वच्छता के लिए नाली, और ब्लैक एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट के प्रयास, और साथ में मॉडल विलेज के लिए पार्क,
और शमशान घाट इन आदि के निर्माण और पेयजल आदि इसके संरचनाएं। लिए टूल क्या है आपके पास? ये तो कार्य है, अच्छी बात है, आपने सही बताया है। जी सर। करने के लिए आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है, क्या संस्थाएं हैं जिसके थ्रू आप ऐसा कर पाते हैं जी या सर। कर पाएंगे? पहला तो फंड अलोकेशन का, वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को फंड अलोकेट किए जाते हैं और उस फंड का उपयोग राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। और साथ में ग्राम सभा, ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का निर्माण किया जाता है और फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कौन कौन सी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो आपके माध्यम से जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है? जी सर, प्रमुख स्कीमों में पहला स्वच्छ भारत मिशन और पीएम आवास योजना और नरेगा मनरेगा योजना है और भी सर कई स्कीम्स है, जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण गरीबी मुक्त अभियान है और साथ में राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर बनाई गई सभी योजनाओं का क्रियान्वयन। और आप अधिकारी हैं तो आपके अधिकार क्या क्या हैं ग्राम इकाई के लिए? जी सर, अधिकार पंचायती राज अधिनियम 1994 में भी दिए गए हैं, जिसमें पंचायती राज अधिनियम के अलावा सर जन आधार अधिनियम 2019 के तहत जन आधार की एडिटिंग और फैमिली स्प्लिट और नई फैमिली बनाना, जन आधार कार्ड जारी करना, ये सारी अथॉरिटी ग्राम विकास अधिकारी को दी गई है। साथ में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1967 के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, विवाह पंजीयन अधिनियम के तहत विवाह प्रमाण पत्र जारी करना और उक्त शक्तियां ग्राम विकास अधिकारी को दी। और ग्राम सभा में क्या भूमिका है आपकी? तो ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच महोदय के द्वारा की जाती है। उसमें सचिव को जो ग्राम सभा में एजेंडे रखने का कार्य और जो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और भविष्य में उसका इम्प्लीमेंट करने का कार्य ग्राम विकास अधिकारी को दिया गया है। अभी राजस्थान विधानसभा है, उस मानसून सत्र हमारे चल रहा है उसका। जी सर। इसमें कुछ बिल पास हुए हैं। जी सर। तो कौन कौन से बिल पास हुए उसकी ब्रीफ हाईलाइट 2 या 3 लाइन में सर। पहला अधिनियम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति या महिला का अगर धर्म परिवर्तन जाली या फिर झूठ कपट से अगर करवाया गया है तो वो विधि विरुद्ध इलीगल होगा। साथ में सर एक ही याद आ रहा है इसका, और दूसरा भूजल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है और जिसमें वाटर रिचार्ज करने के लिए फ्यूचर में विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। और तीसरा अधिनियम सर भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है और कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए कोचिंग विनियमन अधिनियम लाया गया है, जिसमें किसी भी कोचिंग में 100 से अधिक विद्यार्थी है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। और साथ में कोचिंगों में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति करना, मनोवैज्ञानिक कंसल्टेंट की नियुक्ति करना, और साथ में अगर किसी कोर्स की वैधता है लंबी है तो उसमें तो फीस को इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, किसी भी प्रकार के फीस जमा कराने पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। और इसके अलावा सर इतना ही याद कर पा रहा हूं। मत्स्य से संबंधित भी कुछ है क्या सर? कारखाना भी पारित किया गया, बट मैं कारखाना अधिनियम, सॉरी सर जी। अभी आप धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम पर बात कर रहे थे, जबकि संविधान में हमारा मूल अधिकार है कि धर्म की स्वतंत्रता है। क्या ये कानून जो बना मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है? सर मैं मानता हूं कि जब व्यक्ति स्वयं चाहकर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को बहला फुसला कर या फिर कपट तरीके से उसको पता कैसे करोगे बहला है फुसला या? सर मैकेनिज्म बताया होगा ना उसमें? जी सर, उसमें बताया गया है। क्या क्या बताया, कुछ है पता? सॉरी सर मैं याद नहीं पता आपको, ठीक है। आप भीलवाड़ा से हैं? जी सर। भीलवाड़ा में माइका निकलता है, अब्रक। जी सर। क्या होती है ये और कहाँ काम आती है? सर अब्रक एक तो कांच उद्योग में इसका उपयोग होता है और कांच और दर्पण बनाने में। इसके साथ में कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं जो ये क्या कि कुछ अलग होती है, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिक सामान बनाने में किया जा सकता है। साइंस के विद्यार्थी हो आप? जी सर।
ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? और सर, अभी हमने चिप्स भी बनाई है। जी सर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं जो कुचालक और सुचालक के दोनों के गुण पाए जाते हैं, मध्यवर्ती रूप से ये व्यवहार करते हैं, जैसे उसका नेचर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस प्रकार के कुछ एलिमेंट्स है। और अभी सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत के द्वारा विक्रम नामक एक सेमीकंडक्टर चिप जारी की गई। क्या उपयोगिता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जी सर, सेमीकंडक्टर को जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल गोल्ड की अवधारणा दी है, वर्तमान में प्रत्येक डिजिटल क्षेत्र के अंदर, जैसे एआई, रोबोटिक्स और अन्य क्षेत्र जैसे विमानन उद्योग है, उपग्रह निर्माण में, इन सभी में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। और फ्यूचर में ड्रोन निर्माण, इन सभी में इनका वृहद उपयोग किया जाएगा। एक तो मतलब कंडक्टर यानी चालक होता है और एक होता है ये सेमीकंडक्टर। बेसिक क्या अंतर है दोनों में? सर, बेसिक जो चालक होता है उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो मुक्त होते हैं, जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में सर में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ इंसुलेशन करवा के इनको हो जाता है, चालकता का गुण प्रदान किया जा सकता है। ग्राम विकास अधिकारी है, अभी आप कुछ बात कह रहे थे, पर्व बोल रहे थे, त्योहार बोल रहे थे, उत्सव, इन तीनों में क्या अंतर होता है? त्योहार, पर्व, उत्सव। सर, बेसिक अंतर जो मैं मान पाता हूँ, त्योहार किसी भी धर्म विशेष के हो सकते हैं, लेकिन उत्सव और पर्व का किसी भी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं होता है, मैं भी जहां तक मैं समझ पाता हूँ सर। बैसाखी जो मनाया जाता है वो त्योहार है या पर्व है? सर, मैं रक्षाबंधन सर त्योहार मान सकते हैं। और जन्मदिन पर्व है या उत्सव है? सॉरी सर, मैं चलिए कोई बात। गांव जो होता है उसकी मूल क्या विशेषता होती है? मूल शहरों से उसको अलग करती है सर, यानी उसकी जीवंत विशेषता बतानी है गांवों की। सर, कृषिगत अर्थव्यवस्था मैं मानता हूँ। व्यवस्था ये सब नॉर्मल चीज है। गांव की जो जीवंत विशेषता होती है, आपने पढ़ी भी होगी, सोशियोलॉजी भी पढ़ा है आपने। जी सर। सह अस्तित्व सह जीवन होता है गांव। जी सर। ठीक है ना? जी सर। ग्राम विकास अधिकारी हैं आप। जी सर। गांधी जी के क्या विचार थे गांव को लेकर? गांधी जी के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी ने मूल अवधारणा थी जिसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। और दूसरा, सर इतना ही सोच पा रहा हूँ सर। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अलावा गांव पे क्या सोचते थे, ग्राम पे क्या सोचते थे गांधी जी? आप ग्राम के बारे में गांधी जी का एक तो कृषि पे उनका ज्यादा जोर था, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जाति व्यवस्था को गांधी जी ने जोड़ा था कि ग्राम में जाति व्यवस्था पाई जाती है और जाति व्यवस्था की वजह से व्यक्ति स्वरोजगार कर पाता है और स्वरोजगार से बेरोजगारी और महंगाई पर नियंत्रण जाति व्यवस्था की वजह से या फिर ये वर्ण व्यवस्था की वजह से? सर, जाति व्यवस्था की वजह से। जाति और वर्ण क्या अंतर है दोनों में? सर, जाति में कोई भी कार्य जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जबकि वर्ण में जन्म आधारित कर्म व्यवस्था नहीं होती है। तो गांधी जी वर्ण को सपोर्ट करते थे या फिर जाति को? सर, गांधी जी मूलतः, जहां तक मैं समझ पाता हूँ सर, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को वो सपोर्ट करते थे, जाति व्यवस्था को गलत मानते थे। सॉरी। अंबेडकर जी के क्या विचार थे गांव को लेकर? सॉरी सर, इस बार। चलिए कोई बात नहीं। खाप पंचायत क्या होती है आप बताएंगे? जी सर, गांव में किसी भी जाति के कुछ लोग मिलकर उस जाति में होने वाले विभिन्न विवादों और अपराधों के बारे में न्याय करते हैं, वो सभी खाप पंचायत कहलाती है। खाप पंचायत अच्छे काम करती है ज्यादा या फिर ज्यादा बुरे काम करती है? दोनों ही काम करती है, अच्छे भी और बुरे। इसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष है सर। ज्यादा कौन से हैं? सर, ज्यादा अभी अच्छे कामों में इनको ज्यादा माना जाता है, क्योंकि अच्छे कामों? जी सर, क्योंकि इससे समाज में किसी भी प्रकार के अपराध होते हैं तो अपराधों को सामाजिक स्तर पर निपटा जाता है और इसके विभिन्न कोर्ट केसेज से इससे दूरी बनाई जाती है। लेकिन इनमें कुछ केस में ऐसा होता है कि
कुछ एंटी डिसीजन संविधान विरुद्ध भी लिए जाते हैं और जो अधिनियम होते हैं उसके एंटी डिसीजन भी हो जाते हैं कभी, तो वो सारे केस पुलिस स्टेशन उनके माध्यम से सुलझाए जाते हैं। अभी राजस्थान की एक न्यूज है, शायद 2023 की है, उसमें क्या हुआ था कि आपसी मतभेद सुलझाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक मतभेद सुलझाने के लिए जो उन परिवारों की महिलाएं थी उनका सौदा किया गया था खाप पंचायत के द्वारा। ये तो गलत है और ऐसे बहुत होते हैं। ऑनर किलिंग हो गया, बहिष्कार हो गया, ऐसे काफी गलत फैसले देती है खाप पंचायत। लेकिन फिर भी खाप पंचायत अभी तक सरवाइव क्यों कर रही है, जबकि में हमारे पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पंचायत होती है। जी सर। फिर भी खाप पंचायत ज्यादा पावरफुल होती है गाँव में, ऐसा क्यों इसका पहला कारण तो अशिक्षा है गाँवों में। अशिक्षा की वजह से लोगों को लगता है कि हमारी जाति व्यवस्था ही हमारे लिए बेहतर है, तो हमें इसी में निर्णय कर लेने चाहिए। और दूसरा सर, गरीबी और बेरोजगारी को भी इसके पीछे मैं कारण मानता हूं कि लोगों को लगता है कि हम जो न्याय व्यवस्था है, अगर हम उसके माध्यम से अपने निर्णय सुलझाएंगे तो उसमें हमारा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात है, गांव में जैसा कि सर ने बताया था, सह अस्तित्व की अवधारणा पाई जाती है, तो सभी लोग इंडिविजुअली को सपोर्ट नहीं करके वो सह अस्तित्व के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये सभी कारण है बीबी एग्जिस्टेंस के। चलिए, रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास, किस किस तरीके से हम ग्राम विकास कर सकते हैं? सर, ग्राम विकास में पहला तो आर्थिक पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें ग्राम का विकास किया जा सकता है, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण आदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा दूसरा सर, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर जनरेट किए जा सकते हैं गाँवों में, जो SHG और विभिन्न सरकार की योजनाओं को इंटीग्रेट करके किए जा सकते हैं। और तीसरा सर, सामाजिक रूप से भी ग्रामों का विकास किया जा सकता है, जिसमें जो माइग्रेशन की वजह से गांव से लोग बाहर चले जाते हैं उनको वापस गांव की तरफ लाने के लिए, जैसे अभी सरकार के द्वारा ग्राम चलो अभियान नाम से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाए जाते हैं, ताकि लोगों को यही सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा के किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा का विकास किया जा सकता है, जिसमें जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है। समझ गया। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें हम गाँव में इस्टेब्लिश कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। जी सर। इसके अलावा सर, हम जो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी है, इससे संबंधित उद्योग गांव में लगा सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्शन की संभावना भी ज्यादा होती है। दूसरा, गांव में स्पेस और बंजर भूमि की उपलब्धता भी अधिक होती है, तो ये इजीली लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा सर, जैसे कृषि से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं, बायोमास इंडस्ट्री या फिर बायोफ्यूल का जनरेशन किया जा सकता है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स। आपको आपकी ग्राम पंचायत के अगर इनकम के सोर्सेज बढ़ाने हो तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? मैम, पहला तो जो तालाब का रिनोवेशन करवा के जल स्टोरेज बढ़ा के मत्स्यन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे मत्स्यन से इनकम जनरेशन अच्छी हो सकती है। और दूसरा, जो चारागाह जमीन है जिसमें कई वेस्टेज लकड़ी है या पशु की मृत्यु के बाद जो उनकी खाल या फिर हड्डियां हैं, उनके टेंडर किए जा सकते हैं, क्योंकि गांव में कई जनजातियां पाई जाती है जो इस प्रकार कार्य करती है। और दूसरा मैम, भूखंड आवंटन है, उसमें भूखंड आवंटन में नियमों को ध्यान में रखते हुए इनके भी इनकम सोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं। और चौथा मैम, SHG जो महिलाएं हैं वो ग्राम पंचायतों से इंटीग्रेटेड होती है शुरू से, तो उनके बिजनेस भी एस्टेब्लिश करके उनके साथ में ग्राम पंचायत की इनकम बढ़ सकती है। चलिए, ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर, आप जा सकते हैं। थैंक यू।